साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा एथिका एजुटेक से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम राज्य कार्यपालिका की ग्राफिकल व्यू में आज राज्य कार्यपालिका को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। बेसिकली राज्य कार्यपालिका सरकार के 3 अंगों में से एक मानी जाती है। जो हमारी नई बुक जल्दी पब्लिश होने वाली है, उस बुक में बेसिकली पहली इकाई हमारी राज्य सरकार से जुड़ी हुई है और राज्य सरकार की पहली इकाई का पहला चैप्टर राज्य कार्यपालिका से लिया गया है। तो राज्य कार्यपालिका में हमने क्या क्या समाहित किया है और कौन कौन से टॉपिक्स हमने रखे हैं, किस प्रकार से हमने प्रेजेंटेशन किया है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बेसिकली राज्य कार्यपालिका को हमने ये बताया है कि सबसे पहले जब आप राज्य कार्यपालिका लेसन पढ़ने जा रहे हो तो हमने अध्याय के उद्देश्य बताए हैं साथियों, इसमें कि इस अध्याय का उद्देश्य क्या है। अध्याय का उद्देश्य बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन, इस अध्याय को पढ़ने के बाद में आप क्या सीखेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य हमने इसमें बताया है। तो हमने 4 आधारों पर इसको रखा है साथियों, कि 4 आधार बताए हैं। पहला तो इस अध्याय को पढ़ने पर आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा, आपकी समझ कैसे बढ़ेगी, आप इस विषय को पढ़ने के बाद में अपने जीवन में किस प्रकार अप्लाइड करेंगे, और चौथा कौशल या अभिरुचि आपकी कितनी डेवलप होगी। कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति या अभिक्षमता का विकास कैसा होगा, ये हमने इस टॉपिक्स में रखा है। बेसिकली राज्य कार्यपालिका में आप सब लोग जानते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़े हुए विषयों के बारे में छात्र जान सकेगा, ये हमने इस विषय में कोशिश की है। उसके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट्स प्रासंगिक बनते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़े हुए, हमने इसमें रखा है। दूसरा, इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हुई है साथियों, कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आप राज्य कार्यपालिका की तुलना आप केंद्रीय कार्यपालिका से कर सकेंगे, दूसरे राज्यों की कार्यपालिका से कर सकेंगे, या दूसरे देशों की व्यवस्थाओं से आप तुलना कर सकते हो। तो ये आपके समझ के स्तर को बताता है। हमने कोशिश की है इस किताब में ज्ञान और समझ का एक अनुपम मिश्रण इस किताब में प्रस्तुत किया गया है। तो हम तीसरे अध्यायों में हम बात करें अनुप्रयोग की। जब आप नॉलेज आप में हो जाती है, आप में जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ आप में डेवलप हो जाती है, तो आपके दैनिक जीवन में आप राज्य कार्यपालिका से जुड़े हुए मुद्दों को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर पाएंगे, ये सारी बातें इसमें रखी गई है साथियों। तो एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि जो भी आपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मंत्री परिषद की भूमिका को अपने शब्दों में आपने अभिव्यक्त कर दिया है, तो ये एप्लीकेशन मोड आपका कहलाएगा। चौथा, हमने कौशल, जब आप राज्यपाल पढ़ेंगे तो अपने भावी दैनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में और शैक्षणिक जीवन में किस प्रकार आप उपयोग कर पाएंगे, इसका उपयोग आपका स्किल्ड बताएगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका एटीट्यूड बताएगा, आपका एप्टीट्यूड डेवलप करेगा। ये 4 बातों को ध्यान में रखते हुए ये लेसन हमने आपके लिए तैयार किया है। अब तैयार किया है तो इसके बाद में हमने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया है साथियों। संवैधानिक प्रावधान हमारा दूसरी चीज है कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख है इसमें। संवैधानिक प्रावधान, आप सब लोग जानते हैं कि राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 168 तक लिखा गया है। इसमें आप यूं कहेंगे कि साहब भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 168 तक इसका उल्लेख हुआ है। 152 से 168 तक क्या क्या उल्लेख हुआ है? राज्यपाल का उल्लेख हुआ है, मुख्यमंत्री का उल्लेख हुआ है और मंत्री परिषद का उल्लेख हुआ है। मंत्री परिषद, 3
तीन बातें आपके इसमें 152 से 168 में दी गई है। ये बातें हैं। जब हम राज्यपाल की बात करते हैं साथियों, ये अनुच्छेद 152 से 162 तक उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की बात करें तो कॉमन अनुच्छेद है आपके 163 से 167 तक है। 167 तक आपके मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। ये संवैधानिक प्रावधानों में हमने बताया है और इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हमने राज्यपाल के बारे में उल्लेखित किया है। ये हमारा राज्यपाल पद का हमने उल्लेख किया है इसमें, राज्यपाल पद का। इस राज्यपाल पद की हम बात करें, जो आपके 152 से 162 तक जो अनुच्छेद हैं उनको हमने निम्न आयामों से बांटा है। आप बात करेंगे कि राज्यपाल के संबंध में हमने परिचय दिया है, परिचय बताया है। इसमें परिचय देने पर हमने एक बात इसमें लिखी है कि जो राज्यपाल पद है ये 1956 के बाद आया है। 1956 से पहले राजस्थान कैटेगरी बी स्टेट हुआ करता है। तो इस परिचय के साथ में हमने एक तालिका डेवलप की है। तालिका हमने संविधान में नहीं तो 4 प्रकार के राज्यों की श्रेणियां बताई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो राजस्थान के अलावा कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जो कैटेगरी बी में आते थे, कैटेगरी ए में, ब्रिटिश प्रांत में कौन से 9 ब्रिटिश प्रांत हमें प्राप्त हुए थे, और कैटेगरी सी और डी में कौन कौन सी बातें थी। ये आप हमारी तालिका जब आप देखेंगे तो बड़े आकर्षक ढंग से हमने इसमें सजाया है, बड़े आकर्षक ढंग से, सहज ढंग से हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। तो ये हमारी तालिका, आप स्पेशल हमने तालिका यहाँ पे प्रस्तुत की है श्रेणियों की, राज्य की श्रेणियाँ कि हमने इसमें कैटेगरीज के साथ में की है। साथ में परिचय में हम इंट्रो हमने आपको बताया है। परिचय के बाद में ये अनुच्छेद 152 से 153 की बात होती है जो है। अब हम बात करें इसमें राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख कि भाई राज्यपाल कौन बन सकता है, योग्यताएं इसमें है। ये परिचय हमारा अनुच्छेद 152 से 153 को हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, सरल शब्दों में। दूसरा योग्यता, राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157 में बताई है कि राज्यपाल की क्या योग्यताएं हैं। फिर हमने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया है। नियुक्ति आपके अनुच्छेद 155 में है साथियों, 155 में। फिर हमने कार्यकाल का उल्लेख किया है साथियों, इसमें कार्यकाल अनुच्छेद 156 में कार्यकाल, और बीच बीच में हमने इसमें बताया है शपथ का उल्लेख 159-60 में है, शपथ 159 में और 160 में है। और आपका वेतन भत्ते साथियों 158 में उल्लेख किया गया है। वेतन भत्तों का उल्लेख 158 में हुआ है, अनुच्छेद 158 में हुआ है। जब आप नियुक्ति के संबंध में, योग्यताओं के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में हमने एक बेहतरीन काम यह किया है कि सरकारी आयोग की सिफारिशें क्या है, राज्यपाल से जुड़े हुए विवाद क्या हैं, राज्यपाल किस प्रकार एक केंद्र सरकार का एजेंट बनकर रह गया है, ये सारी बातें हमने इन शब्दों में कही है। और साथ में जब हम राज्यपाल पढ़ाया है तो राज्यपाल के संबंध में एक व्यवस्था और की है साथियों, एक तालिका हमने डेवलप की है राज्यपाल की सूची की। राज्यपालों की सूची हमने 1 से 44 राज्यपालों की सूची हमने विशेष ढंग से तय की है कि कौन से राज्यपाल थे, पहले ये कहाँ रहे, किस पद पर रहे, क्या राजस्थान के राज्यपाल के रूप में क्या स्पेशल काम किया, स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ में हमने ये सूची डेवलप की है साथियों। ये आपके लिए बेहतरीन लाजवाब होगी, ये आकर्षण है और ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत मायने रखता है। फिर हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया, और साथ में जब राज्यपाल की ये चीजें हो जाती है तो हमने संगठनात्मक ढांचा, राजभवन का संगठनात्मक ढांचा का भी एक चार्ट बनाया है हमने। संगठनात्मक ढांचा आपने बनाया। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कि जबरदस्त तरीके से आपको वन स्टॉप बुक का ये कामकाज करने जा रहा है। एनालिटिकली एंड कंपैरेटिवली एंड क्रिटिसिज्म की दृष्टि से ये किताब बड़ी जबरदस्त है, जो आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए मददगार साबित हो सकती है।
दूसरा, जब हम राज्यपाल पद की बात कर लेते हैं तो लास्ट में हमारे पास में एक चीज आती है साथियों कि राज्यपाल की पदस्थिति एवं भूमिका। ये पदस्थिति और भूमिका बहुत जबरदस्त टॉपिक है। जो व्यक्ति आरएस मेंस की तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति आरएस बनना चाहता है, उसके लिए पदस्थिति और भूमिका बहुत स्पेशल हो सकती है। स्पेशल 1 है हमारे लिए, स्पेशल 1 जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसमें हमने 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, जैसा भी आप देना चाहते हैं उसका बड़े शानदार ढंग से तथ्यों के साथ में इसके रोल एंड पोजीशंस के बारे में बताया है। इसलिए राज्यपाल की स्थिति को हमने इस रूप में प्रस्तुत किया है। और साथ में राज्यपाल की शक्तियां, इससे पहले हमने राज्यपाल की शक्तियां बताई है साथियों। राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख हुआ है। ये राज्यपाल की शक्तियों का साथियों हमने 4 आयामों से इसका उल्लेख किया है, 4 आयामों से। पहला आयाम तो इसमें है राज्यपाल की शक्तियों में कार्यकारी शक्तियां। मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूं। हाँ, राज्यपाल की शक्तियां साथियों, राज्यपाल की शक्तियों की हम बात करें, इसमें हमने कार्यकारी शक्तियां, इसमें हमने विधायी शक्तियां प्रकट की है, विधायी शक्तियां, इसमें हमने वित्तीय शक्तियां बताई है आपके, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां के बाद में हमने इसमें विवेकाधिकार शक्तियां प्रकट की है, विवेकाधिकार शक्तियां। ये 4 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख हमने आप में किया। एक न्यायिक शक्तियां और इसमें बताई गई है, न्यायिक शक्तियों को हमने यहाँ लिया है। 5 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया है साथियों। देखिए, जो हमारा कार्यकारी शक्तियों की हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्यपाल में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होगी। तो 154 में कार्यकारी शक्तियां हैं और कार्यकारी शक्तियों में नियुक्ति करना, क्योंकि काम का संचालन करने के लिए नियुक्ति करना पहली शक्तियों में आता है। दूसरा है कामकाज का संचालन करना, तीसरा आता है आपका 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के राज्यों का प्रशासन व नियंत्रण करना। ये कार्यकारी शक्तियों में हमने बड़े अच्छे स्मार्ट ढंग से एक्सप्रेशन किया है, आपके लिए स्मार्ट ढंग से एक्सप्रेशन हुआ है। और अनुच्छेद 371 में विशेष राज्यों का प्रशासन करना, ये बातें आपके 4 कार्यकारी शक्तियों में बताया गया है। कोई भी ऐसी किताब आपके राजस्थान की दृष्टि से नहीं होगी जो 4 आयामों से कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख करे। ये बातें हमने हमारी किताब में किया है, इसलिए ये किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है साथियों। आप इसको पढ़ते हैं तो बेसिकली आप जब हमारा ग्राफिकल व्यू इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ लेंगे तो किताब को समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ये किताब बेसिकली बेसिक्स चीज आपने यहाँ जाना और फिर वहां आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। ये विधायी शक्तियों की बात करें, अनुच्छेद 174 में विधायी शक्तियां राज्यपाल को दी गई है। आप राज्यपाल सत्र का आयोजन कराता है, सत्रावसान कराता है और सत्र स्थगित करने की बात करता है। स्थगित करने की सूचना वैसे तो लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष को होती है। सत्रावसान और विधानसभा विघटन का कामकाज अनुच्छेद 174 में कहा गया है।
सत्रावसान, ये राज्यपाल के कार्य है साथियों। और तीसरा काम है विधानसभा विघटन, विधानसभा का विघटन। ये 3 चीजें बताई गई है। यदि इसमें सत्र स्थगन की बात आती है तो वो विधानसभा अध्यक्ष को चली जाती है। 174 में ये बात कही गई है। 190 से 192 तक बेसिकली विधायकों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर करेगा। ये बातें हमने बड़े सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। साथ में अनुच्छेद 200 में 200 तथा 201 में विधेयकों को आरक्षित करना और विधेयकों पर सहमति देने का उल्लेख कहा गया है। विधेयकों पर सहमति देना, ये हमने अनुच्छेद 200 201 में कहा गया है। इसके अलावा कुछ वार्षिक रिपोर्ट्स हैं जो राज्यपाल प्रस्तुत करता है। एक तो एजी की रिपोर्ट्स, एजी रिपोर्ट्स आपके अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल के पास जाती है। 243 के तहत जो स्टेट फाइनेंस कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं, ये हमने बड़े सहजता के साथ 243 आई में उल्लेख किया है। इसके अलावा अनुच्छेद 323 में आरपीएससी की रिपोर्ट्स अनुच्छेद 323 में उल्लेख हुआ है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति भी अर्धविधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की अर्धविधायी शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किया गया है। इसको अर्धविधायी शक्ति कहा जा सकता है साथियों, अर्धविधायी शक्ति। क्वाशी लेजिस्लेटिव पावर्स को हमने इसमें विधायी शक्तियों के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा हम वित्तीय शक्तियों में हम जाते हैं साथियों। तो वित्तीय शक्तियों में आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 से 207 तक वित्तीय शक्तियों का उल्लेख है। इस वित्तीय शक्तियों में हमने कोशिश की है, और जब यहाँ अध्यादेश जारी किए तो यहाँ स्पेशल बॉक्स में साथियों, स्पेशल बॉक्स में आपको मजा आएगा जब हम राज्यपाल और राष्ट्रपति के अध्यादेशों की तुलना करेंगे। राष्ट्रपति के अध्यादेशों की एक तालिका बनाई गई है जिसमें कम से कम 4 और 5 आधार दिए गए हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में समानताएं क्या है साथियों। ये एक आपके लिए समझ बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसलिए आपको ये किताब को देखना है और सही ढंग से आपको ये पढ़ाई करनी है। वास्तव में यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये किताब एक वन स्टॉप बुक का कामकाज कर सकते हैं। तो इस बात को हमने यहाँ रखा है। अनुच्छेद 2 से 207 तक जो राज्य बजट है, इस राज्य बजट को हमने इकोनॉमी के आधार पर आय और व्यय प्राकलन के आधार पर रखा है। आय प्राकलन में जो हमारे वित्त विधेयक है इनकी बात की है हमने। व्यय प्राकलन में हमने विनियोग विधेयक की बात की है, विनियोग विधेयक की बात की है। और फिर इसके साथ ही हमने धन विधेयक को बताया है। धन विधेयक के साथ में हमने कुछ बातें और की है साथियों, जो आपको लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान के बारे में बताएगा। आपको ये बात करवाएगा कि अधिक अनुदान, अनुपूरक अनुदान में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस क्या है। इसमें हमने कोशिश की है वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक में अंतर बताया है। एक तालिका आपके लिए हम लेकर आए हैं, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक की ये तालिकाएं हमने प्रस्तुत की है ताकि आपकी समझ बढ़ सके, आप किसी भी प्रकार के उत्तर दे सकते। साथियों, लगता तो है कि स्टेट पॉलिटी बड़ी इजी है, लेकिन जब प्रश्न आते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए और हम इस प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह केवल और केवल यह है कि आप में ज्ञान है, समझ का अभाव है। आप में ज्ञान और समझ है लेकिन अप्लाइड प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने शब्दों में
अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है। ये बातें यहाँ बताई जा गई है। वित्तीय शक्तियों के अलावा न्यायिक शक्तियों की हम बात करें साथियों, न्यायिक शक्तियों में राज्यपाल के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो हमने न्यायिक शक्तियों में यूज किया है। क्षमादान की शक्तियों को हमने यहाँ यूज किया है। और आपको आनंद आएगा जब हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में तुलना करेंगे। तो ये एक तालिका स्पेशल अपने क्षमादान की तुलना का राष्ट्रपति और राज्यपाल के हिसाब से एक तालिका डेवलप की है, जो आपको समझ विकसित करेगा कि दोनों क्षमादान की शक्तियों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये बात तो हमने प्रस्तुत की है। साथ ही हमने जो अभी भारतीय न्याय संहिता BNS में क्या प्रावधान किया गया है, क्षमादान की शक्तियों में क्या बदलाव आया है, ये सब भी इस किताब में उल्लेखित किया गया है। इसको आपको देखने की जरूरत है। अब हम लास्ट विवेकाधिकार शक्तियों की बात करेंगे। तो विवेकाधिकार शक्तियों में जो राज्यपाल को डिस्क्रिशन पावर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में या विधेयकों को आरक्षित करने में, इन सब चीजों का हमने विवेकाधिकार शक्तियों में उल्लेख किया है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियों की भी हमने एक स्पेशल बॉक्स में तुलना की है, जो आपको अच्छी समझ विकसित करने में मदद करेगा। ये बातें यदि आपको समझ में आ जाती है तो राज्यपाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये राज्यपाल था। अब हम बात करने जा रहे हैं साथियों नेक्स्ट उस पर मुख्यमंत्री के बारे में। नेक्स्ट हमारा रहेगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री पद की स्थिति की हम बात करें। मुख्यमंत्री पद के बारे में, ये मुख्यमंत्री पद का जो हमने बेसिकली 4 भागों में बांटा है इसको। मुख्यमंत्री पद का परिचय हमने दिया है। परिचय के बाद में हमारी नियुक्ति है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति के बाद में कार्यकाल का उल्लेख किया है। कार्यकाल के बाद में हमने शपथ के बारे में बात की है। शपथ के बारे में बाद में हम वेतन भत्तों का उल्लेख किया है। वेतन वेतन भत्ते के बाद में हमने बात की है इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य और शक्तियों के कर्तव्य व शक्तियां एवं शक्तियां। जब हम मुख्यमंत्री का परिचय भारतीय संघीय व्यवस्था से करा रहे थे तो उसके साथ ही हमने एक व्यवस्था है कि जो अनुच्छेद 164 में जो सब क्लोज है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सब क्लोजेज को हमने स्पेशल बॉक्स में प्रदर्शित किया है, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। स्पेशल बॉक्स, इस स्पेशल बॉक्स के आधार पर ही हमने नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, वेतन भत्ते इनके बारे में हमने बताया है। और अनुच्छेद 167 जो मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों की बात करता है वो हमने अनुच्छेद 167 में कहा है। अब जब हम ये बात कर रहे थे तो उसके साथ में स्पेशल तालिकाएं हमने दी है जो आपको बड़ी मददगार साबित होगी। इन तालिकाओं का जो एनालिसिस आप हमारा पढ़ेंगे ये बेसिकली ओरिजिनल एनालिसिस है। और आपको याद रहे कि राजस्थान की पहली कॉपीराइट बुक है, हमने कॉपीराइट्स प्राप्त कर लिया है। राजस्थान की कोई भी ऐसी बुक्स नहीं है जिसे कॉपीराइट्स रजिस्टर्ड प्राप्त हो, रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो। ये एकमात्र कॉपीराइट्स रजिस्ट्रेशन प्राप्त किताब है क्योंकि ये ओरिजिनलिटी पर फोकस है। किसी भी प्रकार का कट कॉपी पेस्ट इस किताब में नहीं किया गया है। इसमें लेखक द्वारा मूल बातों को रखा गया है। इसलिए यदि इस किताब के यदि कोई नकल भी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत। यदि इस किताब के जो तथ्य हैं, किताब की जो सूचनाएं हैं, किताब के जो फैक्ट्स हैं, उनको हूबहू
आर्टिस्टिक एक्टिविटी जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अभी प्रदर्शित कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये हमने स्पेशली लिखा है। हमने इस तालिकाओं में बताया है कि ऐसे कौन से सीएम हैं जो बाद में पीएम बने, इसकी लिस्ट हमने यहाँ उपलब्ध करवाई है। दूसरा, हमने राज्य के सीएम्स की सूची उपलब्ध कराई है। सीएम्स की सूची जो एग्जाम्स में सबसे डिमांडेबल प्रश्न होते हैं, कौन से सीएम थे, उस वक्त राज्यपाल कौन थे, उस वक्त मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, कौन सी विधानसभा के लिए में ये मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, ऐसे सवाल आजकल आने लगे हैं जो हमारी स्पेशल सूची में, स्पेशल विषयों में ये बात हो गई है। तीसरी, डिप्टी सीएम की सूची जो अब तक हुए हैं वो भी हमने इस बुक में सूची उपलब्ध करवाई है। मुख्यमंत्रियों का क्रम है हमने उपलब्ध करवाया, सीएम का कालक्रम कब से कब तक रहे, सर्वाधिक शपथ कितने सीएम्स ने ली, उनकी सूची भी, सर्वाधिक बार शपथ वाले सीएम कौन से हैं, न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम कौन कौन से हैं, इनका एक सीक्वेंस हमने बड़े आसान शब्दों में किया है। लोग रटते हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किताब क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से लिखी गई है, इसलिए ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम कर्तव्य और शक्तियों, जब 167 की बात करते हैं, सीएम की पदस्थिति एवं भूमिका हमने इसमें अभिव्यक्त की है, जो आपके लिए आरएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपकी बन सकती है, कारगर हो सकती है, इस चीज को हमने दिया है। ये बातें हमारे मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई बातें थी, जो इस किताब को यदि आप व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद के बारे में। कार्यपालिका का तीसरा जो निकाय है वो मंत्री परिषद है साथियों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात करें, ये हमारे पास में अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में ये बात कही गई है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली अनुच्छेद 163 के 3 पार्ट्स बनाए गए हैं, 1, 2 और 3 में हमने ये बताया कि 163 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है और 3 क्या कहता है, और 164 के 6 पार्ट्स हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमने 6 पार्ट्स इसमें बताए गए हैं जो ये चीज़ें आपको बात करेंगी। इसमें मुख्यमंत्री परिषद के गठन के बारे में हमने बताया है। गठन में हमने 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख किया है। इसमें आपके कैबिनेट मंत्री साहब हैं, कैबिनेट मंत्री हैं आपके, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र प्रभार, एक हमारे राज्य मंत्री हैं, एक हमारे उप मंत्री हैं, और स्पेशल तालिका हमने इसमें बताई है कि ये मंत्री परिषद है हमारी। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, ये हमने तालिका में, स्पेशल तालिका में बताया गया है। तालिका हमने आपके लिए प्रस्तुत की है जो आपको समझ पैदा करेगी कि ये चीज़ें किस तरीके से डेवलप होती है। अब इसके अलावा हमने एक स्पेशल बॉक्स बनाया है साथियों, स्पेशल बॉक्स 63(2), अनुच्छेद 163(2) और 3 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, कार्यपालिका को विधायिका से अलग करता है। इसके लिए हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आसानी से सहज भाषा में यहाँ आपके लिए प्रस्तुत किया है और बताया कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्नता रखता है। ये बातें हमने इसमें कही है। और कहने के बाद में गठन हो गया, गठन के बाद में नियुक्तियां जो मुख्यमंत्री की हैं वो नियुक्ति है आपके, जो आपका कार्यकाल है, जो आपका शपथ है, वेतन भत्ते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा है। इसमें सामूहिक प्रतिनिधित्व में भी हमने एक तालिका डेवलप की है, सामूहिक प्रतिनिधित्व, और दूसरी तालिका हुई है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। 2 प्रकार की तालिकाएं यहाँ आपने आपके लिए उपलब्ध करवाई है। तालिका
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हमने 4-5 आयामों से आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल बातें कही है मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल था, 10 सदस्यीय, उन सदस्यों के नाम उनके पोर्टफोलियो के अनुसार हमने लिखा है। 1949 वाले मंत्रिमंडल की बात हमने लिखी है। दूसरा, हमने 1952 में प्रथम निर्वाचित विधानसभा गठित होने के बाद मंत्रिमंडल, निर्मित मंत्रिमंडल का उल्लेख हमने इसमें किया है। चौथा, तीसरी बात, हमारा जो 16वीं विधानसभा की मंत्रिपरिषद है, श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, सभा की मंत्रिपरिषद का भी हमने आपके इसमें उल्लेख किया है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नए सिरे से कामकाज करने में मदद करेगा। हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया है, एक्स्ट्रा जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मायने रख सकता है। साथियों, हमने इसमें एक्स्ट्रा की हम बात करें तो एक्स्ट्रा में हमने अध्याय सार दिया है। अध्याय सार बेसिकली ये पाठ सारांश है। जब आप इतना पढ़ेंगे तो वन लाइनर नोट्स आप एग्जाम्स के दौरान पढ़कर जाएंगे तो आपको दोहराव में आसानी रहेगी। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन लाइनर नोट्स काफ़ी मायने रख सकते हैं। चलते चलते पढ़ ले रे भैया, इस तर्ज पर हमने ये रिवीजन नोट्स बनाए हैं। चलते चलते पढ़ ले रे भैया, पढ़ ले रे छोरे, ये हमने रिवीजन बनाया आपके लिए। साथ में इसके बाद में हमने क्या स्पेशल किया है आपके लिए, इसके लिए बाद में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सेट, कम से कम 25 प्रश्न आपके हर लेसन में हमने दिए हैं। ये 25 प्रश्न आपके कथन कारण वाले हैं, मतलब उनके प्रश्न भी मौलिक हैं, आपके सुमेलित करने वाले हैं, आपके सही ओब्लिक गलत युग्म वाले हैं, मतलब परंपरागत ढर्रे वाले नहीं है, सही ओब्लिक गलत तथ्य छांटने वाले हैं। ऐसे सवाल हमने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उपलब्ध कराए हैं। अब इसके अलावा हमारे लास्ट में जो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वर्णनात्मक प्रश्न आपके लिए हमने उपलब्ध कराए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न, ये वर्णनात्मक प्रश्न आपके आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू 15, 50, 100 शब्दों में हो सकता है, या इसको यूं कहें अति लघुतर या लघुतर या निबंधात्मक शैली में। ये 3 प्रकार के निबंध है जो आपके आरएस एग्जाम्स में तो काम आएंगे ही, साथ में यदि आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटीज से एमए कर रहे हैं, उसके लिए काम आएगा। इसके लिए हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का तरीका हमने अध्याय प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तुत कराया है। और साथ में वर्णनात्मक प्रश्नों में हमने बताया कि उत्तर लेखन का तरीका क्या हो, किस प्रकार से उत्तर लेखन किया जाता है, उत्तर लेखन का तरीका भी हमने आपको प्रस्तुत किया है, जो इस किताब का आकर्षण बिंदु है। इस प्रकार से ये सवाल बड़े मायने रखते हैं और इन सवालों को हमने एक ब्लूप्रिंट्स तैयार किया है। ब्लूप्रिंट्स, इसमें केवल तथ्य नहीं है, ये सवाल तथ्याधारित नहीं है, ज्ञान आधारित नहीं है, ये सवाल ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल आधारित ये सवाल हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं। ये हमारा पहला चैप्टर था साथियों, जिसमें हमने आपको कार्यपालिका के बारे में बताया है और इसका ग्राफिकल व्यू आपके समक्ष हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये किताब वन स्टॉप बुक है। तो कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। धन्यवाद, नमस्कार।